अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स पास्ट पेपर्स में आज हम लोग 2017 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और पहला जो न्यूमेरिकल था वो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही पार्ट था। एक पार्टिकल जिसका मास है 1.67 10 रेज टू दी पावर -27 किलोग्राम और उसी का चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। उसको मोशनलेस रखा गया है दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान में। द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स इज़ 14.32 एक्सपोनेंट -9 वोल्ट्स। तो हमें कैलकुलेट करना है उन प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस। हमारी बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन था बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जो है वो डिस्टेंस गिवन होता है और हमें वोल्टेज मालूम करने होते हैं, और फिलहाल वोल्टेज गिवन है और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। पार्टिकल का मास आ गया, पार्टिकल का चार्ज आ गया, वोल्टेज आ गया और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। नाउ देखो बात यह है कि अगर इस तरीके की दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं और हमने जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, नेगेटिव होता तो यहाँ पे मेंशन होता, पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर मैं मोशनलेस रख रहा हूँ तो ऊपर नेगेटिव प्लेट होगी नीचे पॉजिटिव प्लेट होगी। यकीनन इतने वोल्टेज देने के बाद ये चार्जेस आए होंगे इन प्लेट्स के ऊपर। तो याद रखो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसे ऊपर लेके जा रही होगी। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि ये जो पार्टिकल जिस फोर्स की वजह से नीचे जा रहा होगा वो फोर्स होगी इसके वेट के बराबर। ठीक है ना। तो एक्चुअली जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है वो कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट को बैलेंस करे। ठीक है ना। इसी वजह से तो यहाँ पे लिखा है मोशनलेस। ना ही चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना ही नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफ ई बराबर होगा डब्ल्यू के। बस इसी कंडीशन से स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्व करना। डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के और एफ बराबर होता है क्यू ई के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला होता है, ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसका फार्मूला होता है एफ ओवर क्यू। सो एफ बराबर आ जाता है क्यू ई के। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक वोल्टेज हमें गिवन है जो कि यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना। डिस्टेंस चाहिए जिसको इन्वॉल्व करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। और वैसे जो फार्मूला है उसमें डेल्टा आर लिखा होता है बट यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है तो इस वजह से हमने डी लिख दिया। तो ई की वैल्यू को अगर अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा वी ओवर डी के बराबर। और जब इस वैल्यू ई की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर तो क्यू एज इट इज़ इधर आ जाएगा और जहाँ पे ई आना चाहिए था वहाँ पर वी ओवर डी आ जाएगा। बाकी एम जी तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ ही है पहले से। बेसिकली हमें डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स चाहिए था ना डी, तो एम जी जो मल्टीप्लाई में लिखा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। सो क्यू वी ओवर एम जी और डी अलग हो गया। वैल्यूज पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -19, वी की वैल्यू 14.32 एक्सपोनेंट -9, मास ऑफ पार्टिकल 1.67 एक्सपोनेंट -27 और जी तो हमें पता ही है 9.8। वैल्यूज पुट करेंगे तो डी का आंसर आ जाएगा 0.1399 मीटर्स। सो हम मेंशन कर देंगे जो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान का वो इतना है 0.1399 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 3300 मीटर पर सेकेंड। और गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के अंदर आंसर देना है। और मास गिवन है हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का 3.32 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें टेम्परेचर फाइंड नहीं करना बल्कि उसमें टेम्परेचर गिवन है और हमें वी आर एम एस पता करना होता है। टेम्परेचर ऑफ गैस टी फाइंड करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वी 3300 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 3.32 एक्सपोनेंट -27। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वी आर एम एस का 3 के टी ओवर एम के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है 1.38 एक्सपोनेंट -23। टी फाइंड करना हमने, एम गिवन था 3.32 एक्सपोनेंट -27 और वी आर एम एस 3300। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि टी रूट के अंदर है बाहर लेकर आना है, तो स्क्वायरिंग करेंगे और फिर रीअरेंज करेंगे। ये वैल्यू इधर जाके टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों वैल्यू इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो बेसिकली ऐसा कुछ आंसर आएगा और वैल्यूज़ रखोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा 873.3 केल्विन। अब आंसर तो आ गया ना हमारा केल्विन में, बट क्योंकि मेंशन है क्लियरली कि भाई आंसर डिग्री सेल्सियस में देना है तो केल्विन से सेल्सियस में जाना हमें आता है, -273 कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 600.3 डिग्री सेल्सियस। सो ये होगा टेम्परेचर जिस पे वी आर एम एस 3300 मीटर पर सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 एक वोल्ट मीटर है जो कि जिसकी एक्चुअल जो रेंज है वो 400 वोल्ट्स है और उसकी रेजिस्टेंस 40,000 ओम्स है। अब कितनी एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस में कनेक्ट करें
कि उसकी जो रेंज है 400 से बढ़ के 750 वोल्ट्स हो जाए। तो डेटा बना लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आरजी, इसको हम आरजी बोलेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लो कि ये हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ गैल्वानोमीटर, और फिर हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मालूम करेंगे जिससे हम इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को जो रेंज है सॉरी उसको 400 वोल्ट से बढ़ा कर दें 750 वोल्ट्स। सो आरजी इस तरीके से आसानी रहेगी, ठीक है ना। आप देखोगे फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। सो आरजी आ गया 40,000 ओम्स, इनिशियल रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 400 वोल्ट्स है, और हमें मालूम करना है आर एक्स क्या है, आर एक्स है सीरीज़ रेजिस्टेंस जो हम जोड़ेंगे कि उसकी जो रेंज है वो 750 हो जाए और फाइनल रेंज भी 750 वोल्ट्स है। ओके, सो जैसा कि हमें पता है कि जो हमें सीरीज रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है वोल्ट मीटर वाले तरीके से, उसका फॉर्मूला होता है V ओवर आई जी माइनस आर जी। इस वजह से मैंने आपको कहा था डेटा के अंदर कि आप वही इस्तेमाल कीजिए आर जी और वी जी, तो अप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि हमें जो नई रेंज है वी हमें मालूम है, हमें आर जी भी मालूम है, हमें आई जी मालूम करना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअली वो करंट है जो कि 400 वोल्ट्स के साथ आ रहा है, यानी कि जो उससे कोइंसाइड करेगा वो हम मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो वी जी इज़ इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, तो वो आ जाएगा वी जी डिवाइड बाई आर जी। आई जी की वैल्यू निकाल लेंगे। वी जी जो इनिशियल उसकी रेंज थी 400 और डिवाइड बाय जो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस थी 40,000, तो आंसर आ जाएगा 0.01 एम्पियर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई जी की। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो 750 डिवाइड बाई 0.01 माइनस 40,000, सो भाई ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 35,000 ओम्स के बराबर, यानी कि ये वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है। अगर हम कंबाइन करेंगे इस वोल्ट मीटर के साथ तो उसकी रेंज 400 से बढ़ के हो जाएगी 750 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ गिवन है 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स, और उसको यूज़ किया गया है कॉम्पटन के स्कैटरिंग प्रोसेस में। फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ मालूम करना है फॉर अ स्कैटरिंग एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। हमारी बुक में भी ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है, एंगल भी 120 है, बट उसके अंदर फ्रैक्शनल चेंज नहीं मालूम करना होता, ठीक है ना। इसमें फ्रैक्शनल चेंज मालूम करना, बस ये डिफरेंस है हमारे पास। सो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज आ गई जो गिवन है, एंगल आ गया 120 डिग्री। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है डेल्टा लेमडा डिवाइड बाय लेमडा, ये हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस डेल्टा लेमडा बराबर होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। सो वैल्यूज़ हमें गिवन है सारी की सारी। डेल्टा लेमडा पहले फाइंड कर लेते हैं। सो एच की वैल्यू 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 34, एम नॉट 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, और स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8। अच्छा, ये जो है ना ये कांस्टेंट टर्म्स है ना सारी, इनको जब भी आप सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा, तो इस आंसर को आप याद भी रख सकते हो ताकि खुदा ना खासा कैलकुलेशन में कभी गलती हो तो पता लग जाए। तो ये आता है 2.42 एक्सपोनेंट माइनस 12। कॉस 120 माइनस का 0.5 होता है, माइनस माइनस प्लस 1.5 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, तो आंसर आ जाएगा 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर्स। यानी कि 120 डिग्री पे जब भी स्कैटरिंग होगी तो वेवलेंथ में चेंज इतना आएगा। अब चेंज इन वेवलेंथ मालूम है, एक्चुअल वेवलेंथ मालूम है, मालूम तो हमें डेल्टा लेमडा ओवर लेमडा ही करना था। आ गया है डेल्टा लेमडा, दोनों को डिवाइड करा देंगे, आंसर आएगा 0.01, और परसेंटेज में आंसर देने के लिए 0.01 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 1%। तो कहने का मकसद ये है कि 1% चेंज आएगा वेवलेंथ में ड्यू टू दिस कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, हाफ लाइफ है पोलोनियम की 140 डेज, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एक्टिविटी डिक्रीज पर आर। बुक में क्वेश्चन में पर वीक था, यहाँ पे पर आर है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, सोल्यूशन वैसे ही रहेगा। हाफ लाइफ 140 डेज इनटू, अब उसको आर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वीक्स में नहीं, ठीक है ना। तो 140 डेज और हर डे के अंदर होते हैं 24 आवर्स, तो हम क्या करेंगे 140 इंटू 24, वो आ जाएगा 3360 आवर्स। परसेंट एक्टिविटी डिक्रीज कितनी हुई है वो हमें मालूम करनी है, तो वही है फ्रैक्शनल के साथ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 या परसेंट आ जाए तो वो परसेंट एक्टिविटी हो जाता है। चेंज डिवाइड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें मालूम करना है। और टाइम पर आर है तो इसका मतलब हमें 1 आवर में मालूम करना है। ओके, तो हमें पता है ए बराबर होता है लेमडा एन के। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ डेल्टा मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू लेमडा डेल्टा एन। लेमडा तो कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे ताकि डेल्टा ए ओवर ए आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा डेल्टा एन डिवाइड बाई लेमडा एन। लेमडा से लेमडा कैंसिल, वैल्यू बन गई डेल्टा एन ओवर एन।
लेट्स से दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो डेल्टा एन ओवर एन है ना, इसको हम निकालेंगे लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके से। लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके के मुताबिक ये बराबर होता है लेमडा टी के, और लेमडा खुद बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। ठीक है ना, तो हम इसी वजह से 0.693 से डिवाइड करा देंगे हाफ लाइफ को। लेमडा का फॉर्मूला है ना, लेमडा की जगह पुट करा है हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से, और टी एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो डेल्टा ए ओवर ए आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ इंटू टी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ लाइफ हमें गिवन है 140 डेज, जिसको आवर्स में कन्वर्ट कर चुके थे 3360, और टाइम 1 आवर था तो 1 आ गया। सो 0.693 डिवाइड बाय 3360, ये आंसर आ जाएगा 0.000206, जिसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आंसर आ जाएगा 0.0206%। तो पर आवर में जाहिर सी बात है कमी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और वो इतनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन एटम है, उसको आयनाइज करना है, तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्स्टेंट्स गिवन है सारे, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता करनी है। ई इनिशियल ऑर्बिट 1 है और फाइनल ऑर्बिट इनफाइनाइट है। बात यह है कि क्योंकि उसने एटम से बाहर ही निकल जाना है, तो ऐसी सूरत में फाइनल ऑर्बिट लिया जाता है इनफाइनाइट। आयनाइजेशन में याद रखिएगा फाइनल ऑर्बिट इनफाइनाइट लिया जाता है। सो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ई एफ माइनस ई आई दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। फाइनल ऑर्बिट अच्छा 13.6 ओवर एन स्क्वायर होता है ना एनर्जी का फॉर्मूला, वही माइनस का, तो ई एफ की जगह पे आ जाएगा माइनस का 13.6 ओवर एन एफ स्क्वायर। इसका जो माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाय एन आई का स्क्वायर। एन आई और एन एफ की वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 13.6, 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के, तो ये पूरी की पूरी टर्म बराबर हो जाएगी 0 के। सर यहाँ बचेगा 13.6 डिवाइड बाय 1, सो आंसर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात याद रखिए, हाइड्रोजन के जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी है वो इतनी ही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहाँ से एटम को इलेक्ट्रॉन को पूरा बाहर निकल जाने के लिए एटम से इतने ही एनर्जी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऑपरेट कर रहा है 79 हर्ट्ज पर। एरिया ऑफ कॉइल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.06 टेस्ला है, और प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 149 वोल्ट्स। ऑल्टरनेट करंट जनरेटर से रिलेटेड है न्यूमेरिकल। फ्रीक्वेंसी आ गई, एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 मरतबा डिवाइड बाय 100 कराएंगे, ताकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए याद से 2 मरतबा डिवाइड कराना है 100 से, 0.05 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं एन, मैग्नेटिक फील्ड 0.06 टेस्ला, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 149 वोल्ट्स है। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज का एन ओमेगा बी नॉब। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ, या 2 पाई अपॉन टी भी होता है ओमेगा। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्योंकि गिवन है तो हम 2 पाई एफ कर लेंगे। अच्छा, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ई नॉट आ गया 149, 0.05 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ 79, 0.06, और फिर ये सारी वैल्यूज दूसरी तरफ जाके हो जाएंगे डिवाइड, जो भी इनका आंसर आएगा 1.488। सो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 100 टर्न्स। तो ये जो ऑल्टरनेट करंट जनरेटर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए 100। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, ड्यूट्रॉन है, उसका मास गिवन है 3.3431 एक्सपेंट माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास गिवन है, और वो फॉर्म होता ही है, ड्यूट्रॉन बनता ही तब है जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंबाइन होता है, 1.6748 एक्सपेंट माइनस 27 किलोग्राम वाला। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों मालूम करने हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्योंकि क्वेश्चन किलोग्राम में है ना, तो आंसर हमारा डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा, बल्कि जूल में आएगा। तो इस वजह से कन्वर्ट करना मतलब एक नया काम होगा हमारे लिए। मासेज आ गए ड्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, और फिर मास डिफेक्ट पता करना है, बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है। फॉर्मूला में पता है मास डिफेक्ट का, ठीक है, जो भी न्यूक्लियॉन्स का मास है उसमें से माइनस कर देंगे उसका पूरा न्यूक्लियर मास। अच्छा, दो चीज़ों से मिलकर बना है तो दोनों के मासेस को ऐड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस यानी कि जो ड्यूट्रॉन का मास है उसे माइनस कर देंगे। सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, पहले प्लस करेंगे ये आंसर आ जाएगा, और फिर उसमें से माइनस करा देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन।
आंसर आएगा 0.0041 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। मास डिफेक्ट है, बहुत ही कम है, और वो भी किलोग्राम के अंदर। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम की वैल्यू पुट करी और सी स्क्वायर यानी 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में, आंसर आएगा 3.69 एक्सपोनेंट -13 जूल्स। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी है, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, सो हम इसको डिवाइड कराएंगे वैल्यू से। 1.6 एक्सपोनेंट -19 जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा 2.306 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक्सपोनेंट 6 में नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर में ENG वाला जो बटन होता है उससे आप कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट 6 में, ताकि फिर इजीली जहाँ पे एक्सपोनेंट 6 लिखा है वहाँ पे हम लिख सकें मेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अपनी जगह पर है, तो हो जाएगा 2.306 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 12। रेजिस्टेंस है प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की 200 ओम जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है 257.6 ओम्स जब उसे किसी गर्म बाथ में इमर्स कर दिया जाता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, उस बाथ का टेम्परेचर पता करना है, और अल्फ़ा हमें प्लेटिनियम का गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 है, और रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम T डिग्री सेल्सियस पर पता करनी है, जो टेम्परेचर हम मालूम करेंगे, जिस पर रेजिस्टेंस है 257.6 ओम्स, और T मालूम करना है, टेम्परेचर ऑफ द बाथ। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, RT होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा T। अल्फ़ा से भी आप पहचान सकते हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल है। RT की वैल्यू 257.6, R0 की वैल्यू 200, अल्फ़ा की वैल्यू 200 इस तरफ जाके होगा डिवाइड, आंसर आएगा 1.288। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर हम ये जो 1 है उस तरफ जाके होगा माइनस 1.288 माइनस 1 0.288, देन फाइनली ये वैल्यू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 73.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर हम उस थर्मामीटर को इमर्स करते हैं 73.4 डिग्री सेल्सियस वाले बाथ में, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ के हो जाएगी 257.6 ओम्स।